हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वो 12 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके आंसर लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संक्रामक रोग। इसमें लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, उसे कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे निमोनिया, जुकाम, टाइफाइड ज्वर आदि। अब अगली हेडिंग डालेंगे असंक्रामक रोग। इसमें लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में संचारित नहीं होते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी कि असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है, उसे कहते हैं असंक्रामक रोग। जैसे एलर्जी, कैंसर आदि। तो ये था असंक्रामक रोग की परिभाषा और उसका उदाहरण। अब अगले हेडिंग डालेंगे जैव नियंत्रण। इसमें लिखेंगे पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। तो बच्चों, ये था जैव नियंत्रण की परिभाषा जो हमने आपको लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे वाहित मल। यानी कि वाहित मल किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। तो बच्चों, ये थी वाहित मल की परिभाषा जो हमने आपको इस वीडियो में लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अब अगले हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रोग। इसमें लिखेंगे वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि आनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो रोग किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं आनुवांशिक रोग। अब हम डालेंगे उदाहरण। इसमें लिखेंगे वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। ये हैं आनुवांशिक रोग के उदाहरण। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप आनुवांशिक रोग की परिभाषा कैसे लिखेंगे और उसके उदाहरण। अब अगली हेडिंग डालेंगे संकर पूर्वज संकरण। इसमें लिखेंगे जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी कि संकर पूर्वज संकरण उसे कहते हैं जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाए तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। अब अगले हेडिंग डालेंगे परीक्षण संकरण। इसमें लिखेंगे जब प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। तो बच्चों, ये थी परीक्षण संकरण की परिभाषा जो हमने आपको लिखकर बताया है कि आप कैसे लिखेंगे। अब अगले हेडिंग डालेंगे जीन। इसमें लिखेंगे एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यानी कि
जीन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को हम जीन कहते हैं। और जीन जो है वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं या जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये थी जीन की परिभाषा। अब अगले डालेंगे आर्तव चक्र या मासिक चक्र। इसमें लिखेंगे मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आर्तव चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। नंबर 1 LH हार्मोन, नंबर 2 FSH हार्मोन। तो बच्चों ये थी आर्तव चक्र या मासिक चक्र की परिभाषा, जो हमने आपको इस वीडियो में लिखकर बताया है कि आर्तव चक्र किसे कहते हैं। यानी कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे हम मासिक चक्र या आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको लिखकर बताया कि आर्तव चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं। अब अगले डालेंगे असंगजनता। इसमें लिखेंगे कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। यानी कि कभी कभी जो पौधे होते हैं इनके जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि कभी कभी जो पौधे होते हैं इनके जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही असंगजनता कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको लिखकर बताया है कि आप असंगजनता की परिभाषा कैसे लिखेंगे। अब अगले डालेंगे अंडजनन। इसमें लिखेंगे स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि अंडजनन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हमने आपको लिखकर बताया और आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो भी हमने आपको बताया है। अब अगले डालेंगे शुक्राणु जनन। इसमें लिखेंगे नर युग्मक की निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो बच्चों ये थी शुक्राणु जनन की परिभाषा, जो हमने आपको लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको 12 अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। आप इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर परीक्षा में जरूर जाएंगे। लगभग इसमें से 2-3 परिभाषाएं आपको जरूर मिलेंगी। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।